हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के पृष्ठ रसायन चैप्टर से 11 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। और आप सभी को बता दें बच्चों, सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात बता दें दोस्तों, थोड़ा 1-2 दिन ऐसे अगर बाहर से बैकग्राउंड और नॉइस आए तो थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि स्टूडियो का काम चल रहा है, इसलिए वीडियो वहाँ पर शूट नहीं हो पा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में करके पूछेगा कि ब्राउनी गति क्या है, ब्राउनी गति का क्या कारण है और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसे भी पूछे डोंट वरी, आपका आंसर सेम होगा। तो देखिए, ये भी अब की बार अगर हम बात करें 2 से 3 सेट में पूछा गया था कि ब्राउनी गति क्या है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसकी पीडीएफ ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि ब्राउनी गति क्या है। कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं और इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। बात समझ में बच्चों कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव, कोलाइडी विलयन का मतलब क्या, जैसे शहद का विलयन हो गया, एल्बुमिन है, जिलेटिन है, गोंद है। तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं और इस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे यहाँ एक गति दर्शाई गई है कि कण यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद इधर, ऐसी गति यानी टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करते रहते हैं। इसी गति को बच्चों कहा जाता है ब्राउनी गति। बात करें ब्राउनी गति की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इसी को ब्राउनी गति नाम दिया गया है, उनके नाम पर ही। अब देखिए, ब्राउनी गति का क्या कारण है, यानी किस कारण ब्राउनी गति होती है। तो बच्चों, ब्राउनी गति का कारण होता है कोलाइडी कणों के बीच टक्कर। जब कोलाइडी कण आपस में टकराते हैं तभी ब्राउनी गति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो कणों का आकार, यानी जितने बड़े कण होंगे उतनी ही ब्राउनी गति धीमी हो जाएगी और जितने छोटे कण होंगे उतना ज़्यादा गति होगी। और एक विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता भी ब्राउनी गति को प्रभावित कर सकती है। बात समझ में आए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा टिप्पणियाँ ही पूछी जाती है, पूरे चैप्टर में समझ लीजिए टिप्पणी ही भरी है। टिंडल प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या टिंडल प्रभाव क्या है, या फिर टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और अब की साल भी ये 2 सेट में आया था। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है। तो ध्यान से पहले परिभाषा देख लीजिए बच्चों कि कोलाइडी विलयन में, देखिए कोलाइडी जो विलयन होता है उसको अंधेरे कमरे में रखकर, कोई कोलाइडी विलयन है, मान लेते हैं इसमें क्या है कोलाइडी विलयन। अब जैसे कोलाइडी विलयन का हमने मतलब बताया ना, जैसे क्या है, शहद है इसमें, या एल्बुमिन है, या जिलेटिन है, या गोंद का कोई विलयन एक बर्तन में भरा है, कांच के मान लेते हैं ग्लास में भरा है, और इसको आप अंधेरे कमरे में रख दीजिए। तो उसके बाद उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को जब प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है और इस घटना को ही अपन क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, एक चित्र के माध्यम से, एक कोई क्या है यहाँ पर, इसमें यानी इस बर्तन में कोई कोलाइडी विलयन भरा है और यहाँ पर मान लेते हैं ये अंधेरे कमरे में रखा गया है, यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है। जब इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें इस पर डाली जाएंगी तो इसमें से, यानी ये प्रकाश की किरणें जब गुजरेंगी बच्चों, तो इसमें एक शंकु जैसी, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ शंकु जैसी एक संरचना, और देखेंगे कैसे इसके लंबवत, यानी यही तो कह रहा है ना कि प्रकाश की दिशा के लंबवत, दिशा ये है, इसके लंबवत अगर आप इसमें देखेंगे एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देगी। इसी घटना को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन को फिर हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी टिप्पणी ही है और ये भी अब की बार 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि वैद्युत कण संचलन क्या है। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल परिभाषा का प्रयोग हमने किया है, यानी बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है और सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। पहले परिभाषा देख लेते हैं बच्चों कि जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित
इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं और इस क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। ध्यान से समझिए हमने क्या कहा। अब देखिए इसको परिभाषा को समझते हैं हम एक चित्र के माध्यम से। एक यहाँ से बच्चों कास्केट मान लेते हैं कि कोई बर्तन है, कोई पात्र है और इसमें क्या है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है और इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड भाई किसी भी धातु का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है। दो इलेक्ट्रोड हैं बच्चों और ये मान लेते हैं एनोड का काम कर रहा है और एनोड पर धनावेश होता है और ये कैथोड का काम कर रहा है, इस पे ऋणावेश होता है। और हमें पता है इसमें जो कोलाइडी पूरा विलयन भरा है, कोलाइडी कणों पर भी विपरीत आवेश होंगे। भाई मान लेते हैं अगर इसमें क्या है, अगर मान लेते हैं NaCl है तो Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा। इसी तरह तो वही कह रहा है कि जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाए, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड हमने रख दिया है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में यानी इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। मतलब जो धन आवेशित कण होंगे वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे और जो इस विलयन में ऋण आवेशित कण होंगे वो क्या है, धन इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ भागेंगे। और इसी प्रक्रिया को यानी इसमें क्या है, आवेशित कणों के इसी प्रक्रिया यानी गमन करने की इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कहते हैं वैद्युत कण संचलन। आई होप कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से परिभाषा समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये भी टिप्पणी था तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर आपको एक हेडिंग ही बना दिया है, ये भी टिप्पणी ही पूछा जाता है, ठीक ना। ध्यान से देखना, स्कंदन किसे कहते हैं, तो परिभाषा समझ लीजिए फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। क्या होता है बच्चों कि जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए, आपको पता है कि कोलाइडी कण क्या है, हमेशा आवेशित रहते हैं, लेकिन कह रहा है कि उनके ऊपर से आवेश को हटा लिया जाए तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को बच्चों स्कंदन कहा जाता है। ये परिभाषा भी अब की साल पूछा गया था, ठीक, यानी 2022 में आया था। देखिए इसमें क्या है बच्चों, जैसे ये छोटे छोटे कोलाइडी कण हैं और कह रहा है कि इन कणों पर से आवेश को हटा लें तो ये कण संयुक्त होकर के यानी ये कण क्या होंगे बच्चों, ये कण आपस में मिल करके एक बड़े कण का निर्माण कर देते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। और स्कंदन पर ही ध्यान देना, जो रक्त का थक्का बनता है चोट लगने के कुछ समय के बाद, वो भी इसी प्रक्रिया पर होता है। इसी कारण क्या होते हैं, जो बार्बर यानी जो नाई होते हैं हजामत बनाते हैं, कट जाने पर फिटकरी का प्रयोग करते हैं बच्चों, क्योंकि फिटकरी क्या है, एक लवण की भांति कार्य करता है और उससे क्या है, रक्त का थक्का बन जाता है। और स्कंदन पर ही क्या है, जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि नदियाँ डेल्टा बनाती हैं क्यों, तो यही रीज़न है कि उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो संयुक्त होकर के यानी कण ऐसे इकट्ठा होकर के एक बड़ा सा टीला बना देते हैं, ठीक, यानी कणों का स्कंदन हो जाता है। बात समझ में आई। तो क्या है कि जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपोहन। ये भी क्या होगा कि अपोहन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 2022 में आया था। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब कितने पेपर में आया था, तो 5 से 7 सेट बनते हैं बच्चों, किसी न किसी में तो ज़रूर आएगा। तो चलिए हम परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि कैसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में। बहुत ही सरल यहाँ से शब्दों में लिखा गया है। पहले परिभाषा देख लेते हैं बच्चों कि जब अशुद्ध साल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है बच्चों, यानी ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय के कण आसानी से ना जा सके, जबकि विलायक के कण यानी जैसे जल हो गया, जल का कण है तो वो चला जाए, जबकि जैसे ग्लूकोज हो गया, उसके बाद शर्करा यानी चीनी हो गया, तो ये सब चीज़ होते हैं, ठीक। तो वही कह रहा है कि जब अशुद्ध साल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध साल
थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। पहले इसको हम समझ लेते हैं एक यहाँ से चित्र के माध्यम से। जैसे बच्चों ये क्या है, कोई कोलाइडी विलयन है और कोलाइडी विलयन में एक ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और इसमें अशुद्ध साल, यानी मान लेते हैं अशुद्धियाँ मिली हुई, अशुद्ध साल इसमें भर करके इसको कोलाइडी विलयन में जब आप इस थैली को डुबो देंगे बच्चों, तो इसमें से जो अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे अशुद्धियाँ धीरे धीरे निकल करके यानी विसरित होकर के क्या हो जाएंगी, जल में मिल जाएंगी, है ना। इसमें से विसरित होंगी तो बाहर निकलेंगी, तथा जो शुद्ध साल होगा, शुद्ध साल बच्चों इसी थैली में, शुद्ध साल इसी थैली में शेष बचा रह जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अपोहन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी टिप्पणी ही है कि पेप्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ध्यान से देखिए क्या है कि जब किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्ट या विलायक को मिलाते हैं, भाई कोई ताजा अवक्षेप है कोलाइडी विलयन का, उसमें कोई वैद्युत अपघट्ट, जैसे क्या है बच्चों वैद्युत अपघट्ट का मतलब क्या है, जैसे NaCl हो गया उसका विलयन, HCl हो गया H2SO4, ये क्या होगा वैद्युत अपघट्ट, या फिर विलायक, भाई जल है, विलायक को मिलाते हैं तो उसकी क्रिया द्वारा यानी इसकी क्रिया द्वारा अवक्षेपित कण कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और इस परिवर्तन को ही पेप्टीकरण कहते हैं। और जो पदार्थ मिलाया जाता है बच्चों उसे पेप्टी कारक कहा जाता है। ये भी अब की साल पूछा गया था। बात समझ में आई? क्या हमने कहा कि जब किसी ताजे बने अवक्षेप में कोई अवक्षेप है और उसमें कोई वैद्युत अपघट्ट, हमने बताया ना, जैसे HCl हो गया, NaCl का विलयन हो गया, या विलायक यानी जल को मिला दो, तो उसकी क्रिया द्वारा यानी ये जो मिलाएंगे इससे अवक्षेप से क्रिया के द्वारा क्या होता है, अवक्षेपित जो कण होते हैं वो कोलाइडी अवस्था में बदल जाएंगे, यानी एक कोलाइडी विलयन एक गाढ़ा विलयन बना देंगे। इस परिवर्तन को ही बच्चों पेप्टीकरण कहते हैं। जो पदार्थ मिलाया जाता है यानी ये जो मिलाते हैं इसमें, उसी को पेप्टी कारक कहा जाता है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है बच्चों की हार्डी-सुलजे नियम। इसमें भी यही आता है कि हार्डी-सुलजे नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही सिंपल सा यहाँ ये लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे ये बहुत ही डिफिकल्ट लिखा गया है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, यही तैयार करके जाना है। हार्डी-सुलजे नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी अस्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। बात समझ में आई? ये कह रहा है कि कोई भी आयन है, कोई परमाणु है, कोई तत्व है, उसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी अस्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे क्या है, Al पे +3 चार्ज है, मान लेते हैं अगर हम इसको संयोजकता के रूप में व्यक्त करेंगे तो +3 संयोजकता है, इसकी +2 है, प्लस इसकी +1 है, तो ये सबसे ज़्यादा है ना, तो इसकी संयोजकता सबसे अधिक है, तो ये सब इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक है। फिर इसके बाद इसकी कम है इससे, तो ये इससे है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा Al है, फिर Ba है, बेरियम है, फिर उसके बाद क्या है, सोडियम। यानी इधर से देखेंगे तो ये घटता हुआ क्रम है, इधर से बढ़ता हुआ, ये छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इधर से देखेंगे तो सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। बात समझ में आई? यही है बच्चों हार्डी-सुलजे का नियम। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्वर्ण संख्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें भी टिप्पणी आता है और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि हर हाल में इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वर्ण संख्या क्या है, या स्वर्ण संख्या पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बच्चों, आपको ये परिभाषा देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पढ़ने में, लेकिन इस चित्र के माध्यम से हम बहुत ही सिंपल इस परिभाषा को बना देंगे। पहले परिभाषा देख लेते हैं। स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड साल में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl मिलाने पर इससे या इसके होने वाली अस्कंदन को रोक देती है। अब ऐसे में तो नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम बताते हैं आपको, इससे समझिए। ये बच्चों क्या है, पहले समझिए, ये क्या है, मिलीग्राम में कोई रच्छी कोलाइड है। यानी अब देखिए यही तो कह रहा है कि स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है।
और मान लेते हैं कि बच्चों ये पूरा पहले क्या है 10 ml गोल्ड है, ये पूरा इसमें 10 ml गोल्ड भरा हुआ है, 10 मिलीलीटर क्या है गोल्ड भरा हुआ है, ठीक। और उसमें बच्चों जब आप 10% सांद्रता वाला 10% सांद्रता वाला बोलिए या इसी को अपन 1 ml NaCl, जब इसको आप मिलाएंगे बच्चों तो स्कंदन हो जाएगा, यानी इस विलयन का स्कंदन आसानी से हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि इसी में अगर आप कोई रच्छी कोलाइड मिला दोगे और क्या किसमें mg यानी मिलीग्राम में, तो ये क्या होगा इससे बच्चों जो स्कंदन होगा वो नहीं होने पाएगा, यानी स्कंदन रुक जाएगा। समझ में आया? हमने क्या बोला कि इसमें मान लेते हैं क्या 10 ml गोल्ड भरा हुआ है और आप जब 10% सांद्रता वाला NaCl इसमें मिला दोगे तो इस गोल्ड का क्या हो जाएगा बच्चों स्कंदन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में बच्चों हम मिलीग्राम में कोई रच्छी कोलाइड मिला देते हैं तो इसका स्कंदन नहीं होने पाता है, यानी इसका स्कंदन रुक जाता है। तो जो मात्रा मिलाते हैं वही मात्रा है क्या स्वर्ण संख्या। समझ में आया? अब इससे सिंपल परिभाषा तो हमारे ख्याल से नहीं हो सकती, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। वैसे इसमें उत्प्रेरक से संबंधित जो टॉपिक है वो कटा हुआ है, लेकिन कभी कभार टिप्पणी पूछ लेता है, तो ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल सी ये परिभाषा है, बहुत ही सिंपल टिप्पणी है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके क्या करे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम मिला दीजिए और वो एंजाइम उत्प्रेरक का काम कर दे। और उत्प्रेरक क्या होते हैं बच्चों, जैसा हमने बताया कि जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दें या घटा दें लेकिन स्वयं परिवर्तित ना हो, उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई? वही चीज कह रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। और अब की बार यानी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के पूछे गए थे बच्चों किसी ना किसी सेट में। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं। तो ऐसे कोलाइडी पदार्थ बच्चों जो किसी विलायक के संपर्क में आकर, विलायक बोले तो जल के संपर्क में आकर शीघ्रता से यानी जल्दी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और ये जो कोलाइडी विलयन है वो प्रायः अस्थायी होते हैं। बात समझ में आई? हमने क्या कहा, यानी ऐसे कोलाइडी पदार्थ, ये सभी क्या है, कोलाइडी पदार्थ ही तो हमने बताया। एल्बुमिन है, जिलेटिन है, गोंद है, स्टार्च है, एंजाइम, ये प्रोटीन सभी के सभी क्या है, एक प्रकार के कोलाइडी पदार्थ हैं। जब इन्हें आप जल में घोल दोगे तो ये बहुत तेजी से मिलकर के कोलाइडी विलयन बना देंगे, ठीक। और इन्हें ही क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और ये कोलाइडी विलयन प्रायः स्थायी होते हैं, जैसे में ये चीज, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं उसके बाद द्रव विरोधी कोलाइड को। अब हम देख लेते हैं द्रव विरोधी कोलाइड क्या है। एक है द्रव स्नेही, दूसरा है द्रव विरोधी। देखिए इसी का अपोजिट, द्रव स्नेही का अपोजिट, इसमें क्या था कि ध्यान से समझिए, उसमें था कि शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, बस इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है हम देखते हैं। ऐसे कोलाइडी विलयन बच्चों जो किसी विलायक के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइडी द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। और ये कोलाइडी विलयन प्रायः अस्थायी होते हैं। वो क्या होते हैं, अस्थायी होंगे, ये अस्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, जैसे में धातुशाल, धातु सल्फाइड आदि। बात समझ में आया? कोलाइडी मतलब द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, ये हो गया आपका एक अंतर के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गोल्ड साल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए गोल्ड साल कैसे बनाया जाता है, या ऐसे भी पूछ लेगा कि गोल्ड साल आप कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, जब AuCl3, Au क्या है भाई, Au क्या है, गोल्ड है, गोल्ड क्लोराइड बोलिए, या इसी को ऑरिक क्लोराइड यानी एओरिक या ऑरिक क्लोराइड बोला जाता है। बहुत गलत निकल रहा है मुँह से, कोऑपरेट करिएगा बच्चों, थोड़ा दिमाग नहीं काम कर रहा है, लगता है स्टूडियो बन रहा है इसलिए टेंशन में। देखिए जब क्या होता है, AuCl3 के जलीय विलयन को SnCl2 के द्वारा अपचयित करते हैं। Sn ये क्या है, टिन क्लोराइड, ठीक, या इसी को स्टेनस क्लोराइड बोला जाता है, के द्वारा अपचयित करते हैं तो एक अस्थाई साल प्राप्त होता है जिसे गोल्ड साल कहते हैं। जैसे AuCl3 है बच्चों, ठीक है ना, इसको जब SnCl2 के द्वारा क्रिया कराएंगे तो ये Au क्या है, Au क्या है, यही तो है ना, यही तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा गोल्ड। तो ये गोल्ड साल, ये गोल्ड साल बन रहा है, ठीक है ना। अब नीचे तीर का मतलब एक अवक्षेप प्राप्त होता है, बात समझ में आई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।